अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अचानक मेरे जहन में एक पूरी की पूरी स्कीम आ गई। मैंने प्रोफेसर से पूछा, आप मुझे रेवाड़ी में दरगावती के मकान का पता ला कर दे सकते हैं? गुल खान मेरी तरफ तकने लगा। ये तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने उसे कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई मंसूबा ऐसा नहीं हो गया जिसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत न पड़े। प्रोफेसर ने कहा कि वो अपने आदमी से दरगावती का रिवाड़ी का एड्रेस मालूम करने की कोशिश करेगा। मैंने गुल खान से मुखातिब होकर कहा, गुल खान भैया, मैंने सर के बाल और दाढ़ी मूछें बढ़ाने का जो फैसला किया है वो अब मेरे काम आएगा। उसने पूछा, वो किस तरह? मैंने कहा, मुझे सिख बनना होगा। मैं सिखों की तरह अपने बालों का जोड़ा बनाकर पगड़ी और दाढ़ी भी सिखों जैसी बढ़ाऊंगा, मगर इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे कमांडो मिशन का तकाजा है कि मैं जब तक पूरा सिख न बन जाऊं एक कदम भी आगे न बढ़ाऊं। इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि दिल्ली पुलिस मुझे पहचान नहीं सकेगी। लेकिन तुम सिख बनकर करोगे क्या? प्रोफेसर ने सवाल किया। मैंने उसे जवाब दिया, पहले मुझे सिख बन जाने दो, इसके बाद बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या है। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि कहीं 2 महीनों में एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर वडी यहाँ से तब्दील होकर तो नहीं चला जाएगा? प्रोफेसर जमशेद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। एटमी रिएक्टर के प्रोजेक्ट में किसी छोटे से छोटे मुलाजिम को भी तब्दील नहीं किया जा सकता। उनके साथ लॉन्ग टर्म के मुआदे हुए हैं, और डायरेक्टर अर्जुन सिंह सोडी तो प्लूटोनियम बम के धमाके और एटमी रॉकेट और मिसाइल तैयार करने तक वहीं रहेगा। यह बात तयशुदा है। मैंने मुतमईन होकर कहा, बस फिर ठीक है। इन लोगों ने मुझसे बहुत कुछ पूछा कि मेरी स्कीम क्या है, मगर मैंने यही कहा कि अपनी स्कीम सिखों वाला हुलिया बनाने और अपना एक नकली सिख नाम रखने के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे अपने सर के और दाढ़ी के बालों के बड़े होने के इंतज़ार में कम अज़ कम 1.5-2 माह तक वहाँ ठहरना था। इसके पेश नज़र ये फैसला किया गया कि मुझे गुल खान के मकान से किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ मैं आसानी से आसपास चल फिर सकूं और मुझे कोई आसानी से देख भी न सके। ऐसी जगह दिल्ली के शहर शुमाल मगरब में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के अकम में जो पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ से चंद कदमों के फासले पर जंगली बेरियों के दरख्तों के नीचे एक पुरानी कब्र है। उस कब्र की 4 दीवारी के पास एक पुराना मकान था। यहाँ गुल खान मुझे ले आया। यहाँ तुम पर किसी को शुबा नहीं पड़ेगा। तुम वैसे दिन के वक्त मज़ार शरीफ की तरफ मत जाना, क्योंकि ज़्यादा लोग उस तरफ होते हैं। एक लड़का तुम्हें सुबह शाम खाना पहुँचा दिया करेगा। मेरा इंतज़ार न करना, मैं दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। अगर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो कोशिश करना कि ख्वाजा साहब के मज़ार के बड़े गेट के पास है पब्लिक टेलीफोन बॉक्स से मुझे इस नंबर पर खबर कर देना। गुल खान ने मुझे नंबर लिख दिया। ये एक शिकस्ता दीवारों और छत वाले अकेले कमरे का मकान था, जिसके आगे छोटा सा सहन और आगे दीवार थी जिस पर इमली के दरख्त झुके हुए थे। मैंने कमरे को झाड़ पोंछ कर साफ किया। 4 पई और बिस्तर पहले से पहुंचा दिया गया था। सर्दी खूब पड़ रही थी। दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा था। मैं सुबह सुबह उठकर मकान के पीछे जो खेत थे और जहां मुगलिया ज़माने की एक पुरानी कब्र की 4 दीवारी थी, उस तरफ सैर करने निकल जाता। थोड़ी दूर तक सैर करता, वहीं थोड़ी सी वर्जिश करता, क्योंकि कमांडो को अपने आप को फिट रखना ज़रूरी होता है। एक 10-12 साल का लड़का साइकिल पर मेरे लिए 2 वक्त का खाना और थर्मस में चाय लेकर आ जाता। दिन का सारा वक्त मैं मकान के अंदर और मकान के सहन में धूप में बैठकर गुजार देता। छोटा सा गुसल खाना मकान के इहाते के कोने में था। एक दिन छोड़कर गुल खान भी आ जाता और मेरे पास बैठा मुझसे बातें करता रहता। उसने मुझे बताया कि नई दिल्ली पुलिस की जानिब से मेरी तलाश के सिलसिले में अभी तक कोई नुमाया कार्रवाई शुरू नहीं की गई। तुम्हारी तस्वीर नई दिल्ली के थाने में दूसरे मुजरमों के साथ ही लगी हुई है। हम अगर वहां से तस्वीर निकाल भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक तस्वीर गुम हो जाने के बाद वहां दूसरी तस्वीर लगा दी जाएगी। हफ्ते की शाम को प्रोफेसर जमशेद भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर के और दाढ़ी मूछों के बाल बढ़ रहे थे। ये एक कुदरती अमल था।
گول خان نے 2-3 بار مجھ سے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ میں سکھ بن کر کیا کروں گا۔ میں نے اسے ہنس کر اس کو ٹال دیا۔ میں وقت آنے سے پہلے انہیں اپنے منصوبے اور کمانڈو ایکشن کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے منصوبے پر ضرور ہنسیں گے اور اسے ناقابل عمل بتائیں گے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی، لیکن مجھے مردوں کی نفسیات، خاص طور پر سکھوں کی نفسیات کا گہرا تجربہ تھا۔ شاید اس لیے بھی کہ میں سکھوں کے مقدس شہر امرتسر کا رہنے والا تھا اور بچپن سے سکھوں کو دیکھتا چلا آیا تھا۔ مجھے اپنے منصوبے کی کامیابی کا 100% نہ صحیح 60% ضرور یقین تھا، اور میرے لیے 60% کامیابی کافی تھی۔ دن کو سردی کی وجہ سے میں تھوڑی بہت دھوپ تاپ لیتا تھا۔ رات کے وقت چارپائی پر بیٹھا اندھیرے میں سگریٹ پیتا رہتا۔ مجھے رات کے وقت لالٹین یا دیا جلانے سے گل خان نے منع کر رکھا تھا۔ دسمبر کے آخر اور جنوری کے مہینے کے شروع میں بارشیں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ یہ سردیوں کی بارشیں ہوتی ہیں اور بڑی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں۔ گول خان نے مجھے ایک نیلے رنگ کا پرانا گرم اوور کوٹ دے دیا تھا کہ اگر زیادہ سردی ہو تو میں اسے پہن لیا کروں۔ مجھے شکستہ مکان میں 10-15 دن ہوئے تھے۔ میری داڑھی کے اور سر کے بال کافی بڑھ آئے تھے، مگر ابھی سکھوں والی داڑھی نہیں بنی تھی اور سر کے بالوں کا بھی جوڑا نہیں بن سکا تھا۔ ایک دن صبح ہی کو آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گیا، سرد ہوائیں چلنے لگیں، سردی میں اضافہ ہو گیا۔ میں کمرے میں ہی دروازہ بند کر کے چارپائی پر کمبل اوڑھے لیٹا رہا۔ گول خان ایک دن پہلے مجھ سے مل کر گیا تھا، اس کے آنے کی امید نہیں تھی۔ سائیکل والا لڑکا ٹفن کیریئر میں 2 وقت کا کھانا اور چائے والی تھرمس دے کر جا چکا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ سو کر اٹھا تو مجھے باہر بادلوں کی گرج سنائی دی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے سمجھ گیا کہ باہر شام ہو گئی ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کا ایک پٹ کھولا تو اندر سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ مجھے کمانڈو ٹریننگ نے بہت سخت جان بنا دیا تھا۔ عام لوگوں کی طرح مجھے سردی گرمی کا زیادہ احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہی حال بھوک پیاس کا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ دیر بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا تھا۔ میں کھڑکی میں ہی کھڑا رہا۔ باہر سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کا سرمئی دھندلکا بادلوں کی وجہ سے زیادہ گہرا ہونے لگا تھا۔ میں نے ہاتھ الٹا کر کے کھڑکی سے باہر نکالا۔ ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ بادل میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کبھی ہلکی کبھی زیادہ گرج سنائی دے جاتی تھی۔ میرا دل کمرے کی فضا سے نکل کر باہر سیر کرنے کو مچلنے لگا۔ یہ جگہ ویسے بھی ایک غیر آباد علاقے میں تھی اور دوسرے سردی اور بادلوں کی وجہ سے دور دور تک کوئی انسان یا پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لمبا گرم اوور کوٹ پہنا، کمرے کو تالا لگایا اور مکان کے حقم میں جو میدان تھا اس کے ساتھ ساتھ درگاہ شریف کی طرف چلنے لگا۔ ہوا چل رہی تھی، خوب سردی پڑنے لگی تھی، اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے وسطی جنگلوں کی راتوں کے اندھیرے دیکھے تھے، یہ تو شہر کی شام کا اندھیرا تھا۔ اس میں مجھے ہر شے صاف نظر آ رہی تھی۔ جنگلوں میں راتوں کو در بدری کرتے رہنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں چیتے کی آنکھوں کی تھوڑی تھوڑی صفت پیدا ہو گئی تھی، اور جہاں دوسرے آدمی کو رات کے وقت کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا وہاں میں کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا تھا۔ چلتے چلتے میں ان بیریوں کے درختوں کے پاس پہنچ گیا جو کسی مغلیہ دور کی کسی تاریک قبر کی دیوار پر جھکے ہوئے تھے۔ جب میں قبر کے احاطے کی ٹوٹی پھوٹی دیوار کے قریب سے گزرا تو میرے دل میں قبر پر فاتحہ پڑھنے کا خیال آ گیا۔ میں نے وہیں سے اپنا رخ قبر کے دروازے کی طرف کر لیا۔ دروازہ دیوار سے زیادہ خستہ حال تھا، بس پرانی اینٹوں کی چوکھٹ ہی رہ گئی تھی۔ اندر چھوٹا سا صحن تھا، صحن کی پرانی اینٹیں بھی جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک گھنا درخت تھا، اس درخت کے نیچے سنگ مرمر کی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ قبر پر کوئی دیا نہیں جل رہا تھا۔ رات کے بڑھتے پھیلتے اندھیرے قبر پر ایک افسردہ خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی سرداہیں بھرتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور قبر کے قریب ہی ایک جگہ بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا کہ خدا جانے یہ کس شہزادے یا شہزادی یا کسی گمنام ہستی کی قبر ہوگی جس کی زندگی کیسے ہنگاموں سے بھرپور گزری ہوگی، اور اب اس قبر پر سوائے ویرانی اور وحشت انگیز خاموشی کے اور کچھ باقی نہیں۔ میں اپنی محدود سوچ کے مطابق انسان کی بے بسی پر غور کرنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے سوچا کہ اگر انسان اپنی قبر کے تصور کو آنکھوں کے سامنے رکھے یا کبھی کبھی اس کا تصور ہی کر لیا کرے تو بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی بجلی چمک جاتی ہے
बादलों की गरज सुनाई देती है और फिर खामोशी छा जाती है। बारिश बाकायदा शुरू नहीं हुई थी, मामूली सी बूंदाबांदी होने लगी थी, जो दरख्त के नीचे बहुत कम महसूस होती थी। मैं देर तक वहां कब्र के पास बैठा रहा। अब बूंदाबांदी ज्यादा होने लगी थी, अंधेरा भी गहरा हो गया था, रात आ गई थी। मैं उठकर अकेली कब्र के मकबरे से बाहर आ गया और मकान की तरफ चलने लगा। बाहर आकर महसूस हुआ कि बूंदाबांदी बाकायदा बारिश की शक्ल इख्तियार कर रही है। मैंने अपने कदम तेज कर लिए। जब मकान के करीब पहुंचा तो बारिश ज्यादा तेज हो गई थी। कमरे में आकर मैंने ओवरकोट उतार कर उसे झाड़ा और दीवार में टांग दिया। मैंने खिड़की बंद कर दिया और कपड़े बदल कर मोमबत्ती बुझाई और सो गया। गोल खान अगले रोज शाम को आया तो उसने मुझे बताया कि दिल्ली में पुलिस को मेरी तलाश जरूर है, मगर मेरी तलाश में कोई बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू नहीं की गई है। सिर्फ खुफिया एजेंसियों को खबरदार कर दिया गया है और खुफिया पुलिस के आदमी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, सिनेमा घरों और बड़े बड़े रेस्टोरेंटों के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। उनके पास मेरी तस्वीर भी है। मैंने कहा, अब तो मैं यहाँ से सिख बनकर ही निकलूंगा। मेरा हुलिया इतना बदल गया होगा कि पहली नज़र में किसी को मुझ पर शक नहीं पड़ सकेगा। फिर भी तुम्हें उन इलाकों से दूर रहना होगा जहाँ खुफिया पुलिस के आदमियों की ड्यूटी लगी हुई है। मैंने गुल खान को बताया कि सिख बनने के बाद दिल्ली में नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ से दूसरे शहर जाना होगा। उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। कहने लगा, आखिर तुम अपने मंसूबे को इतना छुपा कर क्यों रख रहे हो? हम तुम्हारे अपने हैं, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मैंने हंसकर कहा, गुल खान भैया, हर्ज की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अहद कर रखा है कि अपने प्रोजेक्ट का इंकशाफ सिर्फ उस वक्त करूंगा जब मैं अपने मिशन पर रवाना होऊंगा। गुल खान थर्मस में से प्यालियों में चाय उंडेल रहा था। हंसकर बोला, खैर कोई बात नहीं, वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। हम खामोशी से चाय पीने लगे। बारिश दोपहर के बाद थम चुकी थी। गुल खान कहने लगा, तुम यहाँ से बाहर सैर वगैरह के लिए किस वक्त निकलते हो? मैंने उसे बताया कि सिर्फ मुँह अंधेरे करीबी खेतों में जाकर हल्की फुल्की वर्जिश कर लेता हूँ। वो बोला, फिर भी तुम्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। रात के 10 बजे के करीब गुल खान चला गया। उसी तरह इस वीरान मकान में अकेले रहते हुए जब 2 महीने गुजर गए तो मैंने उनसे कहा कि अब कमांडो मिशन शुरू करने का वक्त आ गया है। शाम को गुल खान आया। मैंने बड़ी हुई छोटी दाढ़ी और सर के लंबे बालों को सर के ऊपर इकट्ठे करते हुए कहा, गुल खान भैया, मेरा ख्याल है मैं पूरा सिख बन गया हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? गुल खान ने मुझे गौर से देखा और बोला, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी 2 हफ्ते और इंतज़ार करना चाहिए। मजीद 2 हफ्ते भी गुजर गए। उस रोज़ गुल खान अपने साथ छोटा सा आईना भी लाया था। मैंने इतने दिनों के बाद अपनी शक्ल देखी तो मुझे यूं लगा जैसे कोई नौजवान जोगी मुझे देख रहा है। मेरी मूंछों के बाल मेरे होंठों के ऊपर गिर रहे थे। दाढ़ी बेतरीके से बढ़ चुकी थी, बाल भी झाड़ियों की तरफ बढ़ गए थे। गुल खान बोला, अब तुम्हारा हुलिया बिल्कुल सिखों जैसा हो गया है, जरा सर पर जोड़ा तो बांधो। मैंने सिखों की तरफ बालों को ऊपर करके जोड़ा बनाया और उसके गिर्द रुमाल बांध कर आईना देखा तो मैं बिल्कुल सिख लग रहा था। गुल खान से मैंने पूछा, मेरा ख्याल है जब मैंने सिखों वाली पगड़ी बांध लिया और दाढ़ी को भी कानों की जानब खींच कर बांधा तो पुलिस वाले मुझे नहीं पहचान सकेंगे। क्या तुम्हारा यही ख्याल है? गुल खान ने कहा, ख्याल तो यही है, लेकिन तुम्हें इसके बावजूद बेहद एहतियात से काम लेना पड़ेगा। सीआईडी वालों की नज़रें बड़ी तेज होती हैं। मैंने गुल खान से कहा, कल तुम मेरे लिए वो लिबास ले आना जो यहाँ दिल्ली में या इसके आसपास सिख आम पहनते हैं। खास लिबास नहीं होता सिखों का, बस ये लोग आमतौर पर तंग मोरी के पजामे पर खुले गरिबान का कुर्ता वास्कट या गर्म कोट पहनते हैं। कमर में कृपान होती है और दूसरे लवाजमात होते हैं जो सिख धर्म का हिस्सा हैं, मसलन कड़ा कृपान, कच्छा केस और कंघा। लेकिन दिल्ली में पढ़े लिखे सिख ज़्यादातर अंग्रेजी सूट पहनते हैं। ये मैंने खास तौर पर देखा है कि सिख गर्मियों सर्दियों में अंग्रेजी सूट बड़े शौक से पहनते हैं। गर्मियों में अगर कोट नहीं पहनते तो कमीज पतलून ही पहन लेते हैं। तुम फिक्र न करो, कल मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ लेता आऊँगा। मैंने उसे कहा, मुझे कुछ रुपयों की भी ज़रूरत होगी, मेरे पास थोड़े से पैसे बाकी रह गए हैं, क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकोगे? गुल खान बोला, इसकी तुम कभी फिक्र न करना, जैसा कि ये बात तुम्हारे इल्म में होगी, हमने खुफिया फंड कायम कर रखा है,
दिल्ली के मुसलमान अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते, बल्कि उनकी खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं कितनी रकम की ज़रूरत होगी? मैंने पहले से हिसाब लगाया हुआ था। मैंने कहा अभी सिर्फ 5,000 रुपये की रकम ही काफ़ी होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं कल ये रकम भी साथ लेता आऊँगा। ये बताओ कि तुम्हें असला वगैरह तो नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं, मेरे कमांडो मिशन के पहले मरले में मुझे किसी किस्म के असले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब मैं राजस्थान के ज़ेर ज़मीन एटमी सेंटर में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो मुझे जिस किस्म के असले वगैरह की ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें किसी ज़रिए से बता दूंगा या खुद तुम्हारे पास आकर बता दूंगा। गुल खान ने मुस्कराते हुए कहा, मेरा ख्याल है अपना मंसूबा अब तुम कल ही बताओगे। इंशाअल्लाह। मैंने कहा। अगले रोज़ गुल खान शाम होने से पहले ही आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। उसमें मेरे लिए कपड़े थे। मैंने उसे ख़ास तौर पर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे सिख का रूप धारना है, इसलिए वो मेरे लिए पतलून कोट लाया था। एक बंधी बंधाई सिख वाली पगड़ी थी जो इन दिनों बाजार में नई नई बिकने लगी थी। उस पगड़ी की खूबी यह थी कि उसे बांधना नहीं पड़ता था, टोपी की तरह पहन ली जाती थी। मैंने रिहर्सल के तौर पर सारे कपड़े पहन लिए, सर पर पगड़ी भी ठीक तरह से जमा लिया, गले में करपान एक कलाई में लोहे का कड़ा पहन लिया, सर के जोड़े में कंघा भी फंसा लिया, दाढ़ी के बड़े हुए बालों को मरोड़ियां बनाकर उन्हें ऊपर करके कानों के पास दूसरे बालों में फंसा दिया, मूंछों के बड़े हुए बालों को उसी तरह रहने दिया, बस हाथों से थोड़ा थोड़ा एक तरफ कर लिया। जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो यकीन करें कि मैं खुद अपने आप को ना पहचान सका। गोल खान मेरी तरफ गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था। बोला, दोस्त तुम तो सचमुच बिल्कुल सीख लगते हो, पहचाने ही नहीं जाते। लेकिन एक बात है। वो क्या? मैंने पूछा। गोल खान ने हंसकर कहा, तुम्हारे जो खितने हो चुके हैं इसका क्या करोगे? मैंने कहा, फिक्र न करो, उसका वक्त नहीं आने दूंगा। मैंने सारा लिबास उतार दिया और अपने कपड़े पहन लिए। गुल खान थर्मस में चाय लाया था। उसने मुझे 5,000 रुपये भी जो नोटों की शक्ल में थे दे दिए थे, जो मैंने बटुए में संभाल कर रख लिए थे। चाय के दौरान उसने मुझसे पूछा कि मेरा कमांडो मिशन कब और कहाँ से शुरू होगा। मैंने बड़े इत्मीनान के साथ चाय का घूंट पिया और प्याली रखते हुए कहा, गोल खान, पहली बात तो यह है कि इस मिशन में तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। मैंने पुरतमाद लहजे में कहा, बल्कि तुम्हें अपने साथ किसी और नौजवान को भी ले जाना होगा। तुम दोनों मेरे कमांडो मिशन के पहले मरले में मेरी मदद करोगे। तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन काम होगा। इसके बाद तुम दिल्ली वापस आ जाओगे। आगे सारा काम मेरा होगा। लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा, यह मैं तुम्हें रेवाड़ी पहुंचने के बाद बताऊंगा। क्या हमें रेवाड़ी जाना होगा? हाँ, मगर अपने साथ तुम जिस नौजवान को लेकर जाओगे वो अपना आदमी होना चाहिए। गोल खान कहने लगा, जाहिर है अपना ही आदमी होगा, दूसरे आदमी का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। मैंने गुल खान को समझा दिया कि उन्हें इस किस्म का हुलिया बनाना होगा जिस किस्म का हुलिया इलाके के उबाश किस्म के नौजवानों का होता है, और उन्हें अपने साथ एक पिस्तौल रखना होगा जो खाली होगा। जैसे जैसे मैं अपने मंसूबे को बताता जाता था गोल खान की हैरत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन मैं उसे असल प्रोग्राम अभी नहीं बताना चाहता था। वो बोला, हमें काबरी वाड़ी के लिए रवाना होना होगा। मैंने कहा, पहले मैं अकेला ही जाऊंगा। वहां से मैं तुम्हें 2 लफ्जी खत लिखूंगा। यहाँ प्लास्टिक के कारोबार की काफ़ी गुंजाइश है, आप आ जाएं। ये खत मिलते ही तुम दोनों रेवाड़ी मेरे दिए हुए पते पर पहुंच जाओगे। इसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना होगा और मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने अपना एक सिख नाम भी सोच लिया था। जब इस बारे में गुल खान ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मैंने अपना नाम जसवंत सिंह सोढ़ी रखा है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ और अब भी आपको बताता चलूँ कि गुल खान हमारा दिल्ली में मास्टर सिपाही था। ये मजबूत जिस्म वाला कमांडो टाइप आदमी था, पहलवानी भी करता था। उसने भी औरंगाबाद के जंगल में मर्द मुजाहिद से बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग ली हुई थी। अगरचा वो कमांडो मिशन पर कभी कभार कश्मीर के महाज पर गया था। वो हाई एक्सप्लोसिव्स का माहिर था और केमिस्ट्री में एमए किया हुआ था। उसका असली नाम गुल खान नहीं था, इंडिया का शहरी था। मैंने उसी रात गुल खान से सारे के सारे मामला तय कर लिए और कहा कि वो ये मालूम करे
कि दिल्ली से रेवाड़ी जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है। गुल खान रात को जल्दी चला गया। दूसरे रोज़ वो रात को आया। वो सारी मालूमात लेकर आया था। कहने लगा, दिल्ली से रेवाड़ी की जानब दिन में 3-4 गाड़ियां जाती हैं, जिनमें पैसेंजर ट्रेनें भी हैं और एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं। रेवाड़ी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। ये दिल्ली से जयपुर जाने वाली लाइन पर है। दिल्ली से आगे उस लाइन पर गुड़गांव का बड़ा स्टेशन आता है। इसके बाद फर्रुखनगर आता है, फिर पटना नदी और इसके बाद रेवाड़ी आ जाता है। एक्सप्रेस ट्रेन पर यह 1.5-2 घंटे का सफ़र है। मैंने गुल खान से पूछा कि सुबह सुबह कौन सी गाड़ी जाती है। मालूम हुआ कि एक गाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए तैयार होकर सुबह अज़ानों के वक्त चलती है। यह गाड़ी मेरे लिए बड़ी मुनासिब थी। इसकी वजह यह थी कि मैं मुँह अंधेरे दिल्ली के स्टेशन से निकल जाऊंगा। चुनाचे मैंने दूसरे दिन मुँह अंधेरे यह गाड़ी पकड़ने का फैसला कर लिया। गुल खान ने कहा, मैं आज की रात तुम्हारे पास ही रहूँगा। वो रात को मेरे पास उसी वीरान कमरे में रहा। रात हम जल्दी सो गए। वो पड़ने के वक्त मेरी आँख खुल गई। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया। करेंसी नोट वाला बटुआ मैंने कोट की बजाय पतलून की जेब में रख लिया, जो बटन लगाने से बंद हो जाती थी। वैसे भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो की जेब काटनी इतनी आसान नहीं होती। गुल खान ने मुझे बताया कि राजस्थान में दिन के वक्त आजकल गुलाबी मौसम रहता है, मगर रात को ठंड हो जाती है।